हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है, हमारी इकोनॉमिक्स एंड सी सेट फ्री बैच चल रहा है और आज हमारा इकोनॉमिक्स में लेक्चर नंबर 24 है, जिसमें कि हम जानेंगे स्टॉक ऑफ मनी और बेसल नॉर्म्स वगैरह इन सब के बारे में। और इफ अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डाउट आपका सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। ओके, बट उससे पहले एक गाइडलाइन जो कि मैं हमेशा देता हूँ कि राइटिंग पे फोकस मत करिएगा, क्योंकि राइटिंग थोड़ी सी खराब आ जाती है क्योंकि मैं मोबाइल पे टाइप करता हूँ। तो स्टॉक ऑफ मनी बोल लीजिए, करेंसी इन सर्कुलेशन, जो भी आपको बोलना है। इसके अंदर हम जानेंगे M1 M2 M3 ये सब क्या होता है। स्टॉक ऑफ मनी या मनी इन सर्कुलेशन या करेंसी इन सर्कुलेशन या करेंसी इन सर्कुलेशन। देखो, बेसिकली करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी पैसा या मनी सप्लाई, जो भी आप बोलना चाहें, मनी सप्लाई भी आप बोल सकते हैं। यानी कि जो टोटल स्टॉक है मनी का सर्कुलेशन में, यानी कि किसके पास, भाई पब्लिक के पास जितना पैसा है, पब्लिक के पास जितना पैसा है वही तो सर्कुलेट हो रहा है ना। अब मान लीजिए कि मेरे पास कुछ पैसा है, आपके पास कुछ पैसा है या किसी और के पास कुछ पैसा है, मुझे कुछ नीड है, मैं सामान लेने जाऊंगा और वहां पे मैं वो पैसा दूंगा, तो वो सर्कुलेशन में आ गया ना। मान लीजिए कि मैं किसी ए पर्सन से कुछ एक सामान लेने गया, मैंने अपना जो पैसा था वो इस ए पर्सन को दे दिया। अब ये ए पर्सन का रिक्वायरमेंट है किसी और सामान का, तो वो बी पर्सन से लेके गया। तो ए पर्सन के पास जो पैसा था वो बी पर्सन के पास पहुंच गया, अब बी को सी के पास जाना है, तो ये कुल मिला के ऐसा एक सर्कुलेशन हो गया। यानी कि एक मनी सप्लाई का सर्कुलेशन किसके बीच में हो रहा है सर, ये पब्लिक के बीच में हो रहा है। तो यानी कि द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक, among the public at a particular point of time is called money supply। ठीक। अब इसके सर्कुलेशन के तमाम तरीके के फॉर्म्स हैं। मतलब जो ये मनी सर्कुलेशन होती है, इसमें आप कौन कौन सी करेंसी को काउंट करते हैं। मतलब जस्ट लाइक जैसे आप बोलेंगे सर करेंसी, ये तो एक तो हमारा हो गया प्रिंटेड नोट्स वगैरह हो गए। ठीक है, प्रिंटेड नोट्स चाहे वो 500 का है, 2000 का तो पहले चलता था, 1000 का पहले चलता था, प्रिंटेड नोट्स हो गए। ये डिपॉजिट मनी हो गया अकाउंट में, या एनी अदर किसी भी फॉर्म में आपका जो पैसा है। अब उसी के अकॉर्डिंग हमने उसकी लिक्विडिटी को मेंटेन कर दिया, या उसके अकॉर्डिंग हमने उस चीज को क्या कर दिया, हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया है M1 M2 M3 एंड M4। यानी कि कौन सा पैसा इजीली आप मार्केट में जाके चला सकते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए कि कौन सा पैसा जो कि मार्केट में जाके इजीली चल सकता है। मतलब जैसे आज आप कोई एक टॉफी लेने जाते हैं, ठीक है, आप कोई टॉफी लेने जाए, अब उसको आप चेक थोड़ी देंगे, ठीक है, चेक नहीं देंगे ना। अब आप उसको चेक देंगे तो वो मना कर देगा, क्यों? क्योंकि यार 2-3 रुपए, ये 4-5 रुपए का कोई मतलब, ठीक है 5 रुपए से अब आपका आपका चेक हो सकता है, लेकिन अब वो 5 रुपए का चेक लेकर आपको टॉफी नहीं देगा, वो मना करेगा इनडायरेक्टली। ठीक। तो इस तरीके से हमारे तमाम फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम पैसे को डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन कौन से पैसा एक तरीके से ज्यादा लिक्विड है और कौन सा पैसा ज्यादा लिक्विड नहीं है। अब मान लीजिए कि M1 करेंसी, हमने इसको डिफरेंशिएट कर रखा है M1 M2 M3 M4 करके। ठीक। एक है आपकी M1 करेंसी। एंड व्हाट इज दिस M1 करेंसी? ये M1 करेंसी के M1 क्या होता है? M1 क्या होता है, इसके अंदर ये वो वाली करेंसी आती है, करेंसी नोट्स और प्लस आपके कॉइन्स, यानी कि करेंसी। करेंसी यानी कि जस्ट लाइक जैसे आपके पास 500 रुपए हैं, करेंसी कोमा कॉइन्स। ठीक है, कॉइन्स आ जाएंगे सिक्के, क्योंकि आप 10 रुपए का सिक्का लेके जाएं तो चलेगा, 5 रुपीज का सिक्का लेके जाएं चलेगा। ठीक है, ये इस तरीके की अगर आप चीजें लेके जाएंगे तो इजीली ये लिक्विडेबल है। लिक्विडेबल इन द सेंस कि आपका ये पैसा इजीली कन्वर्ट हो सकता है ना, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कहीं पे भी जाएं आपको सामान इजीली मिल जाएगा। और एक क्या होता है कि ऐसा डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट जिसको हम डीडी बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, ये किसके द्वारा हेल्ड करा जाता है सर? ये जो बैंक के द्वारा, ये जो कॉमर्शियल बैंक होती हैं, कॉमर्शियल बैंक। अब अगर आप बोलेंगे सर ये डिमांड डिपॉजिट कैसे, देखो डिमांड डिपॉजिट की डेफिनेशन ही खुद बता रही है कि यानी कि आपने जो डिपॉजिट करा है उसकी आप डिमांड कर सकते हैं।
कभी भी और किसी भी टाइम पे जाके, जस्ट लाइक जैसे आप कोई एग्जाम फॉर्म भरते हैं, काफी सारे एग्जाम में डीडी मांगता है, ये कॉलेज की आप फीस जमा करते हैं, तो इस डीडी का मतलब क्या होता है कि आप एक पर्सन है, आपने एक एक्स बैंक के अंदर में पैसा जाके जमा कर दिया और उस बैंक का डीडी बनवा दिया। मान लीजिए कि एसबीआई बैंक का डीडी चाहिए सामने वाले बैंक को, तो आप एसबीआई के अंदर गए, एसबीआई से आपने डीडी बनवाया, डीडी का क्या होगा कि आपको एक वो मतलब एक डॉक्यूमेंट सा दे देगा, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट दे दिया, डॉक्यूमेंट के बाद आप जिसको भी डीडी, जिसके भी नाम का वो डीडी है, अब वो उसके पास ये वाला डॉक्यूमेंट आप दे देंगे, और वो बी पर्सन को आपने डीडी दे दिया, तो जिस टाइम भी बैंक के पास जाएगा ये वहां से उसको ऑलरेडी पैसों को आराम से ले सकता है, क्यों? क्योंकि पैसा ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुका है उसके अंदर में, और अब ये कभी भी अगर बैंक में जाए तो इजीली जाके वो पैसा निकाल सकते हैं, ठीक। डिमांड डिपॉजिट यानी कि जो डिपॉजिट जमा हो चुका है उसकी आप डिमांड कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरा ये पैसा है, मेरे को किसी ने भेजा, मेरे को ये पैसा दे दो, ठीक है। तो ये भी इजीली आप एक्सेसिबल है, ठीक। तो ये वाली चीज भी आप ध्यान रखिएगा, तो यानी कि जो कि इजीली एक्सेसिबल है, ठीक। अब नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या आएगा, M2। M2 के अंदर में हम क्या क्या काउंट करते हैं, M2 मेजरमेंट है ये मनी सप्लाई का कि कौन कौन सी इजी है। M2 के अंदर हम काउंट करेंगे सर, एक तो M1 वाली मनी जितनी भी हमने पीछे पड़ी, प्लस इसके साथ क्या होगा, जो भी सेविंग डिपॉजिट है, जो भी सेविंग डिपॉजिट है, जो भी सेविंग डिपॉजिट है, देखो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते रहेंगे ना, M2 M3 M4, उस हिसाब से आपके पैसे जो है इजीली नहीं एक्सेसिबल होने लगेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लगने लगेगा। डिपॉजिट में डीईपी लिख देता हूँ चलो, क्योंकि फुल फॉर्म तो पूरी नहीं लिखी जा रही। सेविंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, विद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अब इसमें क्या है कि देखो कई बार क्या होता है, आपने पोस्ट ऑफिस वगैरह में आपने नहीं देखा, उनकी सेविंग बैंक्स होती हैं, उसमें आपके पैसे जमा होते हैं, देखो ये पैसा भी इजीली एक्सेसिबल है, बट कई बार क्या होता है, आपको इसके लिए बैंक में जाएंगे, पोस्ट ऑफिस जाएंगे, वहां पे फॉर्म भरेंगे, हर एक चीज करेंगे, लाइन में लगेंगे, तमाम सारा प्रोसीजर है, यानी कि আমি M1 इजीली করবো না। एक्सेसिबल। ठीक, M1 इजीली एक्सेसिबल है, बट इसके अंदर में साथ में क्या आ जाता है, सेविंग डिपॉजिट, जो कि पोस्ट ऑफिस के साथ है, पैसा आपका ये भी एक्सेसिबल हो जाएगा, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि जैसे लाइक जैसे आपके पास 5 रुपए हैं तो आप दुकान से जाके चीज मतलब वो ले लेंगे, कुछ भी सामान ले लेंगे, ठीक। अब इसके अंदर में क्या है कि डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस के साथ, जो भी आपका पैसा है वो उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या फॉर्म भरना पड़ेगा, तमाम चीजें करनी पड़ेंगी, तब आपको पैसा निकल जाएगा। M3 के अंदर में क्या होगा, M3 इक्वल टू M1 में जो पैसा रखा है प्लस नेट टाइम डिपॉजिट जो भी आपका है, नेट टाइम डिपॉजिट जो भी आपका है वो पैसा M3 के अंदर आएगा। नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ऑफ कॉमर्शियल, ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। जस्ट लाइक क्या होता है कि जो भी आप मतलब क्या करते हैं, आप एफडी करते हैं, आप फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, आप फिक्स्ड डिपॉजिट क्या करते हैं, आपको एक प्रॉपर टाइम पे मिलेगा वो पैसा, एक मैच्योरिटी पे मिलेगा, यानी कि आपका जो M1 वाला पैसा आएगा वो इसके अंदर काउंट होता है, प्लस जो भी आपने एक नेट टाइम डिपॉजिट कर रखा है किसी भी एक कॉमर्शियल बैंक के अंदर में, वो इसके अंदर आता है, ठीक। कोई भी एक नेट टाइम डिपॉजिट आपने कॉमर्शियल बैंक के अंदर में कर रखा है वो इसके अंदर में आएगा, ठीक। यानी कि कोई भी जस्ट लाइक जैसे आपकी एफडी वगैरह हो गई या कुछ भी इस तरीके से जो भी आपने किसी भी बैंक के साथ मतलब एक कर रखा होती है चीजें कि हाँ, बट इसमें एक फिक्स चीज है क्या कि आपको उतने साल बाद जाके ये पैसा मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये वाली चीज होती है। M4, M4 में क्या होता है, M4, M4 के अंदर सर M3 वाला पैसा सारा प्लस, M3 के अंदर क्या क्या आ रहा था, M3 के अंदर M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट आ रहा था, M4 के अंदर में M3 वाला पैसा प्लस टोटल डिपॉजिट, प्लस टोटल डिपॉजिट, प्लस टोटल डिपॉजिट विद, प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, विद पोस्ट ऑफिस, विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एक्सक्लूडिंग
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। यानी कि M4 के अंदर में M3 वाला पैसा प्लस जो भी आपका टोटल डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के साथ में वो, बट इसके अंदर में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वाला पैसा नहीं काउंट होता है, ये इतनी सी चीज ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि नैरो मनी, नैरो मनी कौन कौन सी है और एक ब्रॉड मनी, तो नैरो मनी हम किस किस को बोलते हैं, नैरो, एम लिख देता हूँ, नैरो मनी एम, नैरो मनी होती है आपकी M1 एंड M2, और एक होती है ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी मतलब जो कि इजीली एक्सेसिबल हो, वो है आपकी M1 एंड M2, और जो कि ब्रॉड मनी है वो है M3 एंड M4। अब इसमें आपसे कई बार पूछ लेता है कि मोस्ट लिक्विड पैसा आपका किसके अंदर में है। अरे सर आप सबसे पहले देखो, मैंने M1 में बताया था, M1 में तो सीधी करेंसी लोगों के पास है, तो ज्यादा इजीली एक्सेसिबल चीज किससे होगी आपको, मतलब अगर आप कल को कुछ भी लेने जाएं तो आप किसी को डीडी नहीं दे रहे हैं, आप किसी को चेक नहीं दे रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इजीली इजीली जो कि आप पैसा दे के ले सकते हैं कोई भी एक सामान को, तो वो पैसा किसके अंदर में है सर, M1 के अंदर में। तो यानी कि मोस्ट लिक्विड, जो मोस्ट लिक्विड पैसा है, जो कि मोस्ट लिक्विड है, मोस्ट लिक्विड वो कौन सा पैसा है सर, वो है M1। और सर इफ अगर हम देखें लीस्ट लिक्विड, वो धीरे धीरे आके लिक्विडिटी खत्म होती रहती है, ठीक है, तो लीस्ट लिक्विड पैसा कौन सा है सर, M4, क्योंकि ये इजीली एक्सेसिबल नहीं है, ये पैसा एक्सेसिबल तो है बट हम आप एकदम से चीजें नहीं खरीद सकते हैं। M1 में क्या कि सीधा लोगों के पास पैसा है भाई, सीधा जाओ दुकान पे किसी पे कहीं भी, जो भी आपको खरीदना आप इजीली ले सकते हैं। M4 में आप इतना ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, उसमें प्रोसीजर है, पैसा निकालना पड़ेगा, हर एक चीज करनी पड़ेगी, ठीक। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे ताकि आप इस चीज को भूलें ना। और ये आपके कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन आ भी जाते हैं M1 M2 M3 M4 से रिलेटेड, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना कि भाई कौन सा किसके अंदर में पैसा है, कौन सा किसके अंदर में नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बाकी तो एज सच आगे। चलो आगे अब हम देखते हैं, वह हम आपको बताते हैं। देखो अब मनी से रिलेटेड बात चल रही है, तो मनी से रिलेटेड हम ये भी बता देते हैं कि आपकी कंट्री के अंदर में कौन पैसा जारी कर सकता है, कंट्री के अंदर में कौन पैसा जारी करता है, आपको पता है सर RBI है, यानी कि हाई पावर्ड मनी, एक तरीके से एक टर्म आती है हाई पावर मनी। तो यानी कि जब सेंट्रल बैंक्स ऑफ ऑल द कंट्रीज आर एम्पावर्ड टू इशू द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड हाई पावर मनी बिकॉज इट इज जनरली backed by supporting reserve and is its value is guaranteed by the government and it is the source of all other forms of money। देखो बेसिकली क्या होता है इसमें, कहने का मतलब क्या है कि एक होता है आपका हाई पावर मनी। अब हाई पावर मनी हम किस चीज को बोलते हैं, कुछ नहीं है, ये बहुत इजी टर्म है, चलो मैं यहाँ पे हाई पावर लिख देता हूँ, हाई पावर मनी, हाई पावर, हाई पावर मनी कुछ नहीं है, यानी कि जो भी एक पैसा आपको मिला है, जो भी आपके पास करेंसी है, वो किसके द्वारा दी गई है, वो RBI के द्वारा। RBI के द्वारा कैसे सर, अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ होता है कि उसमें RBI के गवर्नर के साइन होते हैं कि मैं धारक को इतने रुपए पैसा अदा करने का मतलब प्रोमिस करता हूँ, इस तरीके से लिखा रहता है ना उसमें, ठीक, आई पे द सम बियरर टू, इस तरीके से। तो वो क्या है, वो RBI के गवर्नर के द्वारा एक ऑथोराइज्ड मनी है, यानी कि उसको कोई भी मना नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी कि सेंट्रल बैंक जो होती है ना हर एक कंट्री की, उसके पास ही पावर है, ठीक। जिस भी पैसे को उसने जारी कर दिया वही आपके मार्केट में चलेगा। बट इसके साथ क्या होता है, इसको हाई पावर इसलिए भी बोला जाता है, देखो ये एक तरीके से इसको एक बैकिंग भी प्रोवाइड होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जस्ट लाइक जैसे कि कोई भी एक बैंक है वो मतलब कुछ भी, मतलब RBI जो है वो कितना भी पैसा ला सकती है, मतलब जस्ट लाइक जैसे कि मैंने, मेरे पास 200 रुपए का नोट है, इसके पीछे क्या है, मतलब जस्ट लाइक यार आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ।
अब वेइंग मशीन, जैसे हम गाँव में क्या करते थे, वेइंग मशीन होती थी गाँव में, एक इधर उसका एक वो होता था जहां हम सामान रख सकते हैं, एक इधर उसका होता था, ठीक, जहां पे हम सामान रखते हैं, और यहाँ से हम उस सामान को तोलते थे। यहाँ पे अगर हमने कोई एक चीज रखी है, मान लीजिए कोई भी हमने 10 kg का सामान रखा है, अब इसका 10 kg का वजन है कि नहीं है, इधर हमें उसका 10 kg का वेट रखना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ, जब जिस टाइम पे बैलेंस हो जाता था कि हाँ चलो ये जो मटेरियल इधर रखा है वो 10 kg का है। 10 kg के हम वोट रखते थे, वाट रखते थे, जो भी आपके यहाँ हो, और इधर हम 10 kg का सामान रखते थे बैलेंस करने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए। वेट ऐसे ही तो करते थे ना। अब सेम विद द बैंक देखो सर, अगर हमें ये बैंक ने अगर हमारे पास ये जो पैसा दिया है, इसको क्या बैकिंग प्रोवाइड है, मान लीजिए कि एक तरफ आपके रखा हुआ है 500 रुपए का नोट। सर इस 500 रुपए के नोट को मार्केट में बैलेंस आउट कौन कर रहा है? ठीक है, कि आरबीआई ने इतना पैसा जनरेट करना है, कितना नहीं करना है। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई के पास इस 500 रुपए की बैकिंग है। बैकिंग क्या है? आरबीआई जिस टाइम पे पावर मतलब जस्ट लाइक प्रिंट करता है करेंसी, उसके पास रिजर्व रखना होता है, उसको रिजर्व रखना होता है उसको 200 करोड़ का, किसी भी करेंसी को, कितनी भी करेंसी को क्या करने से पहले, प्रिंट करने से पहले 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ेगा, और तब जाके ये बैलेंस आउट होगा। ठीक है, तब जाके ये बैलेंस आउट होता है। अब आप बोलेंगे सर ये बैलेंस आउट क्या है क्या नहीं है? कुल मिला के फेक करेंसीज वगैरह को बचाने के लिए, और प्लस साथ में इकोनॉमी को डूब जाने से बचाने के लिए ये सारी चीजें होती हैं। अब ये सारी चीजें क्यों होती हैं? बेसिकली जस्ट लाइक, जैसे अगर आपको 500 रुपए का आपके पास नोट है ना, तो इस 500 रुपए के बराबर का आपका एक रिजर्व आरबीआई के पास है। ठीक है, आरबीआई के पास उतना रिजर्व है। ठीक, आरबीआई के पास उतना रिजर्व है। अब अगर आपका 10 रुपए का नोट है, तो उस 10 रुपए के नोट का आरबीआई के पास रिजर्व है। ठीक, आरबीआई ने अगर जनरेट करा है 2000 का नोट, तो उस 2000 के नोट के बराबर आरबीआई के पास उतना रिजर्व है। ठीक, यानी कि कुल मिला के एक मार्केट सिनेरियो को, एक इकोनॉमी को सही रखने के लिए, एक बैलेंस आउट करने के लिए आरबीआई को क्या करना पड़ता है? आरबीआई को बेसिकली एक बैलेंस लेके चलना पड़ता है। अब ये बैलेंस क्यों लेके चलना पड़ता है, क्यों नहीं लेके चलना पड़ता है, ये हम आपको बताते हैं, और कितना वो रिजर्व रखता है ये भी बताते हैं। 200 करोड़ रुपए में देखो, सबसे पहली बात जो आरबीआई जो रिजर्व करके रखता है, वो कितना पैसा रखता है कितना नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो 200 करोड़ का है। 200 करोड़ में क्या होता है, 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए। 115 करोड़ का गोल्ड होता है। इस 200 करोड़ के रिजर्व के अंदर में, 200 करोड़ के रिजर्व के अंदर में 115 करोड़ का, 115 करोड़ का आपका गोल्ड होता है, जो कि आरबीआई करेंसी को प्रिंट करने से पहले अपने पास रिजर्व में रखता है। और उसके अलावा अदर करेंसीज होती हैं, वो फॉरेन करेंसी हो जाएगी, ठीक, या कुछ आपका क्या हो जाएगा, या कुछ आपका सिल्वर हो गया, या कुछ हो गया। तो इसके अलावा जो भी है वो फॉरेन करेंसी वगैरह ये सारी चीजें हो जाएंगी। बट हाँ, 115 करोड़ का आपके पास गोल्ड होता है। ठीक, यानी कि 200 करोड़ रुपए का रिजर्व ये होना मैंडेटरी है किसी भी करेंसी को प्रिंट करने से पहले। क्यों? अगर उसने कोई भी करेंसी बिना किसी रिजर्व के प्रिंट कर दिया, या मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि सर मार्केट में पैसा नहीं है, लोगों को वो प्रिंट करके पैसा क्यों नहीं दे देता है? आरबीआई लोगों को प्रिंट करके पैसा क्यों नहीं दे देते? अरे भाई साहब, अगर आरबीआई ने अंधाधुंध पैसा प्रिंट कर दिया, तो अब आप खुद सोचो, आरबीआई ने पैसा प्रिंट कर दिया, आपके अनुसार आरबीआई ने पैसा प्रिंट कर दिया और गरीब लोगों में बांट दिया, सबको दे दिया पैसा उसने, क्या होगा? लोगों के पास पैसा आ जाएगा, लोगों के पास मनी सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई, तो उससे क्या होगा? लोगों के पास पैसा आ गया, लोग क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। ठीक है, डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे, हमारे पास सप्लाई उतनी है नहीं, सप्लाई है नहीं, और हमारी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अरे सर, आज अगर मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं कल को मैं अभी जाके कोई भी एक कार नहीं ले सकता हूँ, मैं बीएमडब्ल्यू नहीं खरीद सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मेरे पास पैसा आ गया, या आरबीआई ने प्रिंट करके सबको पैसा दे दिया, या जितने भी लोग हैं उन सबको प्रिंट करके पैसा दे दिया, तो हर एक कोई डिमांड करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है। अब कोई एक कार मिल रही थी पहले, मान लेते हैं बीएमडब्ल्यू की 1 करोड़ रुपए की, लेकिन अब जैसे ही सबके पास पैसा आ गया, तो सब क्या करने लगे? सब गाड़ी की डिमांड करने लगे। अब ऑब्वियसली बात है, इसकी सप्लाई इतनी है नहीं, मान लेते हैं कि इसका स्टॉक पड़ा है 10 क्या है, 10 बीएमडब्ल्यू गाड़ी है, लेकिन अब लगभग 100 लोगों के पास इतना पैसा आ गया है कि वो मतलब क्या कर सकते हैं, वो अब बीएमडब्ल्यू खरीद सकते हैं। तो 100 के 100 लोग पहुंच गए कहाँ, क्या लेने? बीएमडब्ल्यू लेने। गाड़ी है 10, लोग पहुंच गए हैं 100 लेने।
डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सप्लाई सिर्फ 10 गाड़ी की है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भाई पैसा क्या करना पड़ेगा, मतलब बढ़ाना पड़ेगा कार का। ठीक, उसने वो 1 करोड़ से पैसा कर दिया कितना, 50 करोड़ रुपए। मान चलो 50 करोड़ ज्यादा हो गया, इसको कर देते 10 करोड़ रुपए। तो जिसके पास 10 करोड़ होगा वो ले लेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि 1 करोड़ से सीधा जाके पैसा कहाँ हो गया, 10 करोड़। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। और उससे मार्केट में क्या हो गया, एक इकोनॉमिक क्रैश हो जाएगा। इकोनॉमिक क्रैश कैसे? ये तो चलो मैंने आपको इसका जवाब दे दिया कि चलो किस तरीके से मनी सप्लाई ऐसे गाड़ी वगैरह में। लेकिन अगर एक आम नागरिक का सोच के देखो, तो हमें एक एक हर एक जो फूड आइटम है, जो इसेंशियल फूड आइटम है, उस तक का इतना पैसा बढ़ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही इतना आ चुका होगा, तो मतलब कुल मिला के एकदम चीजें बराबर की बराबर हो जाएंगी। जैसे आज मान लीजिए कोई 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट मिल रहा है, जब लोगों के पास पैसा आ गया तो वही चीज 500 की हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? क्योंकि लोगों के पास पैसा है, डिमांड करेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा कोई चीज 500 की है या 5 रुपए की है, क्योंकि उनके पास पैसा है। तो इससे क्या होगा, मार्केट सिनेरियो एकदम बिगड़ जाएगा, और आप पैसे पे पैसे प्रिंट करते रहेंगे, और आप एक ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएंगे जहां से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये सारी कंडीशंस काफी कंट्रीज झेल चुकी हैं। आपने वर्ल्ड वॉर बोल रहा हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते समय आपने वो लुई 16 वगैरह इन सब की वो पढ़ी होगी स्टोरी वगैरह। उस टाइम पे कितना ज्यादा इकोनॉमिक क्रैश हो गया था। जिम्बाब्वे के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें कितनी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही थी। क्यों? क्योंकि इसी वजह से मार्केट सिनेरियो एकदम पूरा बिगड़ जाता है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट इतना महंगा हो जाएगा कि आप खरीद भी नहीं पाएंगे, और खरीदेंगे भी तो आपको 2-2 ट्रक पैसा लेके जाना पड़ेगा। इस तरीके के भी सिनेरियो हो जाते हैं कभी। तो इसलिए आरबीआई कभी भी अंधाधुंध पैसे नहीं प्रिंट करता है, ध्यान रख लेना इस चीज को। उसका एक पूरा एक कंडीशन है, 200 करोड़ रुपए का रिजर्व होना चाहिए। ये क्या करता है, ये मार्केट सिनेरियो को बैलेंस आउट करके रखता है, जिससे कि आप चीजों को ना कर पाओ एकदम बेहतर तरीके से। मतलब जस्ट लाइक जैसे मतलब जितना आपके पास रिजर्व रहेगा, तो उससे क्या रहेगा कि आप इकोनॉमी को काउंटर कर सकते हैं। ठीक, आप इकोनॉमी को, अगर पैसा नहीं चलेगा, कल को आरबीआई गोल्ड इशू कर देगी उसकी जगह। ठीक है, मान लीजिए कि कल को कोई दिक्कत आ जाती है करेंसी वगैरह से रिलेटेड, तो आरबीआई गोल्ड वगैरह के थ्रू जो मनी सप्लाई है उसको टैकल आउट कर सकती है ना। अब उसको टैकल आउट करने के लिए ये रिजर्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको टैकल आउट करेगी मार्केट सिनेरियो को, तभी जाके चीजें नॉर्मल वे में चल पाएंगी। ठीक, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रख लेना कि भाई हाई पावर मनी क्या होती है, रिजर्व क्यों रखना होता है, और क्यों जो आरबीआई है वो इतना ज्यादा पैसा प्रिंट नहीं करती है। ठीक, तो आई होप कि आप इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। अरे क्या होगा? चलिए, नेक्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं आपके। हाँ, अरे हाँ चलो, ये तो मैंने मनी स्टॉक वगैरह के बारे में बता दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, बेसल के बारे में स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से बेसल के बारे में स्टार्ट कर देना चाहिए। हालांकि मुझे बेसल पहले करना चाहिए था, बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कर लेंगे तो भी क्या ही इशू आ जाएगा। है कि नहीं? बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं ये? ठीक, इसको जानते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो ना करें, एक अलग से वीडियो करेंगे, ताकि मैं उसमें एकदम पूरा बता पाऊँ। क्योंकि एक साथ ही बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर इसका टाइम हो जाएगा, तो फिर टाइम के बाद ये लेक्चर मेरे को बीच में रोकना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ये जो कुछ टॉपिक्स हैं उनको हम एक एक टॉपिक करके कर लेते हैं। तो ये जो है इसको हम यहीं पे रोक देते हैं आज। ठीक, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होने चाहिए, जिसकी कनेक्टिविटी चाहिए होती है। ओके,
तो इसको हम पूरे एक बेसल को एक अलग से उसी में कर देंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में पूरा सिर्फ बेसल ही करेंगे, क्योंकि मैं अगर इसमें स्टार्ट कर देता हूँ तो आधा रुक जाएगा, फिर आधा अगली वीडियो में जाएगा, तो ऐसा सही नहीं रहेगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।